मैं आपके साथ अपने जीवन की सच्ची घटनाएं शेयर करना चाहती हूँ। यादें, हाँ यादें, ये साथ नहीं छोड़ती। हम कितना भी भुलाने की कोशिश करें, वह बार बार दिल के दरवाजे पर दस्तक देती हैं। अकेले ही उन यादों के घने बादलों में की धूप छाँव में मैं खेलती रहती हूँ, परंतु ये मन उसको साझा भी तो करना चाहता है। आज मैं आपके साथ बैठकर उन बातों को, उन यादों को साझा करना चाहती हूँ, उसमें खोना चाहती हूँ। मुझे भी खुद भी डूबना उतरना चाहती हूँ और आप सबको भी उसमें गोते लगवाना चाहती हूँ। दोस्तों के साथ अपनी यादें, अपनी सच्ची कहानियों को शेयर करने का आनंद ही कुछ और है। आइए चलते हैं 1981 की उस सुबह, जब मैं अपने पिया से मिलने की तैयारी कर रही थी। सूटकेस पैक हो चुका था, एक हैंडबैग भी तैयार हो गया था। सुबह 10:20 की ट्रेन थी। मैं अपने देवर जी के साथ रिक्शे पर स्टेशन के लिए निकल पड़ी। हमारी शादी के 1.5 साल हुए थे। मैं 6 महीने की प्रेग्नेंट थी। ट्रेन यहीं से स्टार्ट होने वाली थी। स्टेशन पहुँचे तो देखा ट्रेन लगी हुई है। मैंने देखा देवर जी मुझसे कुछ कहना चाह रहे हैं, परंतु बोलने में हिचक रहे हैं। मेरे पूछने पर उन्होंने हिचकते हुए कहा कि भाभी, असल में 2 दिनों बाद मेरे पेपर हैं। वो बीएससी कर रहे थे। अगर मैं आपको छोड़ने जाऊंगा तो परसों सुबह तक ही वापस आ पाऊंगा। एक बार रिवीज़न करने का समय भी नहीं रहेगा। क्या आप अकेली जा सकती हैं? आपको डर तो नहीं लगेगा? उनकी यह बात सुनते ही मेरा दिल धक से हो गया। वैसे तो अकेले यात्रा करने में मुझे कोई भय नहीं था, परंतु प्रेग्नेंट होने के कारण मैं थोड़ा घबरा रही थी। फिर भी मैंने उनसे कहा, कोई बात नहीं, एग्ज़ाम्स बहुत ज़रूरी हैं, आप अपनी तैयारी करें, मैं चली जाऊंगी। ट्रेन में और लोग भी तो होते हैं। अब देवर जी के चेहरे पर चिंता के भाव थोड़े कम हुए। मेरी बर्थ प्रथम क्लास के 4 बर्थ वाले डिब्बे में एक नीचे वाली थी। बाकी 3 बर्थ पर पुरुष थे। मुझे थोड़ी हिचक हो रही थी, लेकिन क्या कर सकते थे। देवर जी ने उन तीनों मुसाफिरों से रिक्वेस्ट की कि ये मेरी भाभी हैं, अकेली जा रही हैं, प्लीज़ थोड़ा ध्यान रखिएगा। वो सब अच्छे लोग थे। बोले, आप बिल्कुल चिंता ना करें, हम लोग हैं। परंतु मेरा दिल धुक धुक कर रहा था। एक तो मैं गर्भवती थी। वक्त बेवक्त मेरी तबीयत बिगड़ जाती थी, चक्कर आने लगता था, जी मिचलाने लगता था। फिर भी मैंने हिम्मत की, भरे मन से देवर जी को बाय बाय किया। ट्रेन ने स्टेशन छोड़ दिया था और स्पीड पकड़ने लगी थी। नीचे की बर्थ पर एक बुज़ुर्ग आदमी थे और ऊपर की बर्थ पर 30-35 साल के 2 लोग थे। मैंने अपना सूटकेस सीट के नीचे रख दिया और हैंडबैग को अपने सिरहाने रखा। काफ़ी थकान महसूस हो रही थी। मैं अपनी बर्थ पर आराम करने लेट गई। नाश्ता मैं घर से करके चली थी। बाकी पैसेंजर भी अपनी सीट पर आराम कर रहे थे। मैंने स्टेशन पर एक स्टॉल से गृह शोभा खरीद ली थी। आँख बंद करके थोड़ा आराम करने के बाद गृह शोभा खोलकर मैं उसके पन्ने पलटने लगी। लंच आ गया था। खाना खाकर मैंने अपनी दवाइयाँ खाईं, जो कैल्शियम और आयरन के लिए थीं। खाने के बाद 1-2 आर्टिकल्स मैगज़ीन में पढ़े, फिर आंखें बंद होने लगीं। जब मेरी आंखें खुली तो देखा भैया चाय लेकर आ गए थे। चाय और सैंडविच खाने के बाद खिड़की के पास बैठकर बाहर का नज़ारा देखने लगी। ट्रेन की स्पीड काफ़ी अच्छी थी। पीछे छूटते हुए जंगल, खेत, गांव देखने में आनंद आ रहा था। कहीं गायों के झुंड घास चर रहे थे, तो कहीं तालाबों में भैंसें विश्राम कर रही थीं। ट्रेन की गति अब धीमी हो रही थी। शायद कोई स्टेशन आने वाला था। अभी हम बिहार क्रॉस कर रहे थे। किसी कारणवश स्टेशन से बाहर आउटर पर ट्रेन रुक गई थी। मैं खिड़की के पास बैठी थी। मैंने कानों में बड़ी बड़ी सोने की बालियां पहनी हुई थी। ये मैं हमेशा पहन कर रखती थी। अचानक खिड़की से हाथ डालकर एक 13-14 साल के लड़के ने मेरे कान की बाली को खींचने की कोशिश की। मेरे
मेरे सामने की बर्थ के ऊपर वाली बर्थ पर जो सज्जन थे वह काफ़ी ज़ोर से चिल्लाते हुए ऊपर से नीचे कूद पड़े। हम सब घबरा गए। उस लड़के को मैं नहीं देख पाई थी, उन्होंने ऊपर से देख लिया था। इस कारण उसे भगाने के लिए वो चिल्लाते हुए अपनी बर्थ से नीचे कूद पड़े। जब वह लड़का पलटकर भाग रहा था तब मेरी निगाह उस पर पड़ी। मैंने उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद कहा और पूछा, आपको चोट तो नहीं आई? वह ठीक थे, उन्हें कोई चोट नहीं आई थी। कहते हैं ना, खिड़की से बाहर हाथ निकाला और आपकी घड़ी गायब हो गई, तो समझ लीजिए बिहार आ गया है। रात में डिनर के बाद सब सोने चले गए। दिन अच्छा बीत गया था। कभी मैगज़ीन पढ़ते, कभी बाहर देखते और कभी आराम करते हुए। डिब्बे की लाइट्स बंद हो गईं, बस एक धीमी लाइट जल रही थी। आसपास की बर्ड से खर्राटों की आवाज़ें आ रही थीं, परंतु मुझे नींद नहीं आ रही थी। आंखें बंद करके मैं अपने पति के बारे में सोचने लगी। वो बेसब्री से मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। कब नींद आ गई मालूम नहीं हुआ। डिनर के बाद मैंने अटेंडेंट से पूछा कि ट्रेन देवलाली कितने बजे पहुंचेगी। उन्होंने बताया रात करीब 3 बजे के आसपास। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि देवलाली आने के कुछ समय पहले मुझे जगा दीजिएगा, मुझे देवलाली पर ही उतरना है। उन्होंने कहा, ज़रूर जगा दूंगा मैडम। मैं आश्वस्त होकर सो गई। जब मेरी नींद टूटी तो 5 बज रहे थे। मैं घबराकर उठ बैठी। आसपास देखा तो सभी पैसेंजर जा चुके थे। कंपार्टमेंट में 5-7 लोग ही बचे थे। ट्रेन काफ़ी स्पीड से दौड़ रही थी। घबराहट में मेरा बुरा हाल हो गया था। अटेंडेंट से पूछा, आपने देवलाली आने के पहले मुझे जगाया क्यों नहीं? उन्होंने बताया कि वह भूल गए। परेशानी और नर्वसनेस में मैंने उन्हें कुछ बातें सुना दी। मुझे उन पर गुस्सा भी बहुत आ रहा था। वो चुप थे, काफ़ी शर्मिंदा लग रहे थे। माफ़ी मांगने लगे और बोले, मैडम अगला स्टेशन इगतपुरी आने वाला है। मैं आपके साथ रहूँगा और वहाँ से वापस देवलाली के लिए आपको ट्रेन पर बैठा दूँगा। मेरा मूड बहुत ही ख़राब हो गया था। उधर मेरे हस्बैंड स्टेशन पर मुझे लेने पहुँचे होंगे। मेरे न मिलने से वो कितने परेशान हुए होंगे और वापस चले गए होंगे। बाद में उन्होंने बताया था कि पूरी ट्रेन उन्होंने देख डाली थी। मैं ओढ़कर सो रही थी, उन्हें नहीं मिली। वो वापस चले गए। ऑफिस से छुट्टी लेकर आई थी। इगतपुरी के स्टेशन पर मेरा बुरा हाल था। भगवान न करे किसी के साथ ऐसा हो। दिमाग काम नहीं कर रहा था। उसी अटेंडेंट ने टीटी से बात करके वापसी का टिकट लिया। वो ट्रेन 2 घंटे बाद आनी थी। मुझे एक वेटिंग रूम में पहुंचा दिया। मेरी हालत काफ़ी ख़राब हो रही थी। जी मिचला रहा था, चक्कर आ रहा था। तभी देखा कैंटीन का एक लड़का डोसा सांभर चटनी की प्लेट मेरे पास रखकर चाय लेने चला गया। खाना खाकर जान में जान आई। मुझे अपने पति की चिंता हो रही थी। उस समय मोबाइल फ़ोन भी नहीं होते थे। वो ज़रूर परेशान हो रहे होंगे। अभी भी मुझे बीच बीच में चक्कर आ रहा था। वेटिंग रूम की एक बेंच पर मैं लेट गई। सामान भी उसी के नीचे रखा था। पूरा वेटिंग रूम खाली था। अकेले डर सा लग रहा था। सुबह से अब खाना खाने के बाद नींद सी आ रही थी, परंतु आंख बंद करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। ट्रेन आने के आधा घंटा पहले ही कुली के साथ प्लेटफॉर्म पर आ गई। जहाँ मेरी बोगी लगी थी वहीं कुली ले आया था। ट्रेन में बैठकर कुछ राहत मिली। 2 घंटे में देवलाली पहुंच गए। कुली किया प्लेटफॉर्म पर उतरी। अब समस्या यह थी कि हस्बैंड को कैसे इन्फॉर्म करें। ना उनके ऑफिस का नंबर मालूम था और ना एड्रेस मालूम था। बार बार यही मन में आ रहा था कि भगवान करे किसी के साथ ऐसा ना हो। कुली ने सामान वेटिंग रूम में रख दिया। मैं बैठकर सोच रही थी कि क्या करूं। सचमुच उस वक्त मेरी हालत बहुत दयनीय हो रही थी। उस समय 1981 में देवलाली एक बहुत ही छोटा स्टेशन
हुआ करता था। अचानक वेटिंग रूम के दरवाजे से किसी ने झांका और पूछा, मैडम आपको कहाँ जाना है? शायद वो स्टेशन मास्टर थे। मैंने उन्हें अपनी कहानी सुनाई। उन्होंने मुझे सांत्वना दी कि घबराइए नहीं, मैं आपके हस्बैंड को इन्फॉर्म कर देता हूँ। लैंडलाइन फ़ोन होते थे उस समय। स्टेशन मास्टर ने अपने रूम में जाकर फ़ोन किया। मैं उनको बस इतना ही बता पाई थी कि मेरे हस्बैंड स्कूल ऑफ आर्टिलरी में ग्रेड कोर्स के लिए आए हैं जो 40 डेज़ का है। उन्हें फ़ोन डायरेक्टरी से नंबर मिल गया। 1 घंटे में हस्बैंड पहुंच गए। मेरी हालत देखकर बहुत परेशान हुए। हस्बैंड आर्मी में हैं, ऑफिस की जीप में आए थे। आधे घंटे में हम घर पहुंच गए। आज 2023 में भी अक्सर ये घटना याद आती है। मैं प्रेग्नेंट थी, इतना स्ट्रेस कैसे सह लिया, आश्चर्य होता है। 3 महीने बाद मुझे पुत्र की प्राप्ति हुई। आज मेरा बेटा 43 ईयर्स का है। उसे भी जब ये कहानी सुनाती हूँ तो वो बहुत प्यार से कहता है, माँ तुम बहुत ब्रेव हो। उसकी यह बात सुनकर मैं मुस्कुरा देती हूँ। देवलाली पहुँचकर वहाँ की एक नई कहानी शुरू होती है जो मैं आपको अगले एपिसोड में सुनाऊंगी। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा। हमेशा खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। अभी तो काफ़ी है। इसको पहले कुछ डाल दें और